Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to discuss about NP and NP hard problems. Fine. यानी कि आज के दिन जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, ठीक है। और उसके साथ जो हम उसके लिए एल्गोरिथम राइट करते हैं उसको भी हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के एल्गोरिथम या आप लोगों के पास जो प्रॉब्लम है वो इन कैटेगरीज में जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर की एक समरी या रीकैप आपको देना चाहूँगा। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम्स। व्हाट इज़ डेटा कंप्रेशन? जब आप लोग डेटा को यानी कि अगर वो साइज ज़्यादा ले रहा होता है, जब आप डेटा को वन नोड टू अनदर नोड मूव करना चाहते हो या फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर या कॉपी करना चाहते हो या आप लोग अपने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को सेव करना चाहते हो, मसलन हार्ड डिस्क है वो ज़्यादा, तो आप डेटा को ज़्यादा आप स्पेस ले लेती है, तो आप अपने डेटा को जिप फॉर्मेट में या आप लोग कंप्रेस करके जो है वो प्लेस कर देते हो। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स या एल्गोरिथम या सूडो कोड हैं जो हम आज लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किए थे। जब हम डेटा कंप्रेशन करते हैं और फर्दर फिर हम डेटा को अनकम्प्रेस करते हैं, तो अगर आपके डेटा की क्वालिटी लॉस हो जाती है, यानी कि आइदर इट इज़ योर पिक्चर और ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल या सिंपल टेक्स्ट है, अगर आप उसको कंप्रेस करने के बाद फिर अनकम्प्रेस या डीकम्प्रेस करते हैं तो फिर क्या होगा? अगर क्वालिटी लॉस हो जाती है यानी कि आपको एक्चुअल डेटा दोबारा गेन नहीं होता, तो फिर क्या होगा? इट मीन्स कि आप लोग जो टेक्निक कंप्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो लूजी टेक्निक है, वो अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं रख रही। ठीक हो गया? अगर आपके एक्चुअल डेटा उसी फॉर्म में रहता है जिस फॉर्म में आप लोगों का जो था, यानी कि आप लोगों का जो एक्चुअल डेटा और जब आप डीकम्प्रेस करने के बाद डेटा को व्यू करते हो, तो अगर दोनों की फॉर्म सेम रहती है तो इट मीन्स कि जो कंप्रेशन टेक्निक आप लोगों ने यूज़ की है वो कौन सी है? वो लूज लेस टेक्निक है। ठीक हो गया? हमारे पास ये तो थे कि हम कंप्रेशन में हम क्वालिटी अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी बेस पे हमने डिसाइड कर दिया कि सम एल्गोरिथम जो होते हैं वो लूजी अप्रोच को फॉलो करते हैं और सम लूज लेस होते हैं। फर्दर टू ब्रॉड कैटेगरीज जो हैं, अब जब आप लोग ब्रॉड कैटेगरीज डिस्कस करने से पहले जब आप लोग कंप्रेशन करते हैं डेटा की और फिर डीकम्प्रेस करते हैं तो यू हैव टू यूज़ एन इनकोडिंग स्कीम। आप लोगों को एक इनकोडिंग स्कीम को यूज़ करना पड़ता है और हमारे पास उन्हीं स्कीम की जो है एक डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे टू इम्पॉर्टेंट इनकोडिंग स्कीम जो है वो एंट्रोपी इनकोडिंग स्कीम है और आपके पास सोर्स कोडिंग स्कीम है। फिर फर्दर एंट्रोपी जो है ये आपके पास ज़ीरो लेंथ यानी कि आपके पास जो रेपिटिशन जो सप्रेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल आपका डेटा रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कलर के पिक्सल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रेड कलर है और उसमें जितने भी पिक्सल आ रहे हैं और आप उसकी रेपिटिशन देख रहे हो, या आप लोगों के पास बाइनरी डेटा है 0000 रिपीट हो रहा है या 11, या अगर डेसिमल में भी है तो आपके नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो इस सारे प्रोसेस को जो है इसके लिए जो कंप्रेशन होती है वो आपके पास आपका जो रिपीटेड डेटा होता है उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। और इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, एक आपके पास ज़ीरो लेंथ और दूसरी हमारे पास है रन लेंथ इनकोडिंग स्कीम है, जो आपके पास एंट्रोपी जो मेन कैटेगरी है उसी के अंडर आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ आपके पास जिसमें स्टैटिस्टिकल और ये जो पैटर्न मैचिंग है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हमने जो लास्ट इसमें डिस्कस किया था लेक्चर में, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने LZW एक एल्गोरिथम डिस्कस किया था जो आपके डेटा को कंप्रेस करता है और मोस्टली रिकमेंडेड जो है वो टेक्स्ट बट लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए है। यानी कि 2-3 पॉइंट्स। नंबर 1 कि ये आपके खासकर जो है टेक्स्ट को वो करेगा, वैसे तो ये इमेज पिक्चर्स को भी वो कर सकते हैं कंप्रेस, लेकिन हाईली रिकमेंडेड जो है वो आपके टेक्स्ट के लिए है कि आपका टेक्स्ट जो है वो कैसे कंप्रेस होगा। सेकंड, अब ये उस डेटा के लिए जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं यूनिक ना हो, रिपीटेड हो, तो इसकी परफॉर्मेंस हाई रहेगी। अगर आपके पास
नंबर ऑफ करेक्टर यूनिक हैं और रेपिटेशन उनमें कम है तो आप लोग LZW को जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। अब आपके पास LZW की वर्किंग यानी कि पॉलिसी क्या है, वो कैसे वर्क जो है वो करता है। LZW के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो उसका कोडिंग टेबल है, यानी कि जब आप लोग एक स्ट्रिंग को स्कैन करते हो तो उसके लिए आपको हर स्ट्रिंग पैटर्न के लिए एक कोड जनरेट करना पड़ता है और ये टेबल जो है इसका साइज 4095 इंट्रीज पे कंप्राइज है, यानी कि आप लोग इसमें इस टेबल के अंदर 4095 इंट्रीज जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें यह है कि आपके पास चूंकि आस्की कोड आप लोगों को पता है कि एक आस्की कोड का एक करैक्टर आपके पास 1 बाइट कंज्यूम करता है और 1 बाइट में 8 बिट होती हैं, तो अगर आप 2⁸8 लें तो 256 करैक्टर बनते हैं जो आप लोग कीबोर्ड से जो है ड्यूरिंग डेटा एंट्री जो है वो आप लोग वो कर सकते हो, इंटर कर सकते हो। अब वो जो 256 करैक्टर है हम उनके लिए कोड रिजर्व कर रहते हैं और वो ही कोड होंगे जो हमारे पास आस्की सिस्टम के कोड होते हैं। फाइन। अब अगर जब आप स्ट्रिंग को मैच कर रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं और उसको कंप्रेस करना चाहते हैं, तो मसलन आपने पहला करैक्टर लिया तो पहला करैक्टर तो उसका कोड जो है वो आपको उस कोडिंग टेबल में मिल जाएगा या डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा। इसी तरह जब आप दूसरा वो करेंगे, अगर वो डिफरेंट करैक्टर है यानी कि वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप उसका भी कोड रिट्रीव कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर थर्ड करैक्टर है, अगर वो डिफरेंट है फिर उसका कोड आप ले लोगे। लेकिन अगर वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है कोडिंग टेबल में, देन आप उसको प्रीवियस करैक्टर के साथ कनकैट कर लोगे एंड फॉर्म ए न्यू मैचिंग पैटर्न, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने एक नया पैटर्न बनाना होगा और उस पैटर्न को फिर आप एक नया कोड असाइन कर देंगे। अगर वो आपके उस कोडिंग टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका कोड जो होगा वो स्टार्ट होगा 256 से। अब आपके पास जितने भी नए पैटर्न बनते जाएंगे स्ट्रिंग के, आपके नए कोड जो है वो आपके टेबल में इंक्लूड होते जाएंगे, ठीक हो गया। अब इस तरह हम पूरे इसको स्ट्रिंग को स्कैन कर लेते हैं और जो पॉसिबल कोड्स होते हैं वो हम जनरेट कर लेते हैं। उसमें बाज़ पैटर्न ऐसे होते हैं जिनके कोड हम रिट्रीव नहीं करना चाहते, वो उस स्ट्रिंग के लिए नहीं होते जो हमें गिवन होता है, तो हम उनको वहीं पे उसी टेबल के अंदर इंटर तो कर लेते हैं बट हम उनको कोड में इंक्लूड नहीं करते। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमारे पास 258, 259 कोड जो था वो यूटिलाइज नहीं किया गया था, ठीक हो गया। इसी के रिवर्स में हम एक और एल्गोरिथम या आप समझ लें कि सूडो कोड रन करते हैं, एक और अप्रोच यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये डेटा को डीकम्प्रेस करता है बाय यूजिंग LZW एल्गोरिथम। अब इसमें क्या होगा डीकम्प्रेशन में, आपका टेबल तो वही यूज़ होगा जो आप लोगों ने डेटा को कंप्रेस करते हुए यूज़ किया, ठीक हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है आपके वही जो आप लोगों के 256 एंट्रीज जो हैं रिजर्व हैं वो वही रहेंगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक एक कोड लेना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करना है कि क्या उस कोड के कोरस्पॉन्डिंग करैक्टर आपके पास पड़ा हुआ है या नहीं टेबल में। अगर करैक्टर है आप उसको एज ए आउटपुट ले लोगे, अगर करैक्टर नहीं है उस कोड का देन फिर आप पैटर्न करते हुए फिर आप लोग नेक्स्ट कोड लोगे, उसका पैटर्न वो कर लोगे, रिट्रीव कर लोगे और इस तरह ये चेकिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी और आपका होल डेटा जो है जो कोड्स की फॉर्म में आपको गिवन होगा वो आपको एज ए टेक्स्ट जो है रिट्रीव हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है हमारे पास LZW की। अगर आप लोगों के पास एंट्रीज इतनी ज़्यादा हैं कि आपके पास जो ये जो कोडिंग टेबल है ये इसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही तो ये इसकी मेन लिमिटेशन है। एट सच सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें उस टेबल की एंट्रीज को डिलीट करके हमें न्यू एंट्रीज वो करनी चाहिए एंड देन अगेन स्कैन योर स्ट्रिंग फ्रॉम राइट साइड, यानी कि आप अपने स्ट्रिंग को राइट साइड से स्कैन करके देख सकते हैं कि हो सकता है कि वो आपके इस कोडिंग टेबल के एंट्रीज को जो है वो इजीली अडॉप्ट कर ले, ठीक है, तमाम एंट्रीज उसके अंदर उसका पार्ट बन जाए। तो ये हमारे पास लिमिटेशन और प्लस उसका जो है अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है वो था। ओके, दिस वाज द एंड ऑफ रीकैप ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर व्हिच वाज अबाउट डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स। फाइन। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट व्हाट आर ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन प्रॉब्लम्स, ठीक है।
टॉपिक तो हमारा ये है कि पॉलिनोमियल, नॉन पॉलिनोमियल एंड आपके पास जो नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो है हम ये जो 3 क्लासेस हम डिज़ाइन कर लेते हैं, ये डिफरेंट क्लासेस हैं जो आपके कम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी की बेस पे हम इनको इन कैटेगरीज में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि पॉलिनोमियल आपके एल्गोरिथम कौन से होंगे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि दिस वन एल्गोरिथम इज इन पॉलिनोमियल टाइम में एग्जीक्यूट होना है, या आपके पास ये जो है नॉन पॉलिनोमियल फॉर्म में यानी कि टाइम में एग्जीक्यूट होगा। फाइन। अब इससे पहले कि हम ये चीज़ स्टार्ट करें, फर्स्ट वन जो है हम समझेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन प्रॉब्लम हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम तो जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग में होता था, हमने पढ़ा था कि हम अपने गिवन सोल्यूशन में से क्या करते हैं, ग्रीडी में भी हमने यही पढ़ा था, और जो डायनामिक प्रोग्रामिंग थी हमने उसमें भी यही पढ़ा था कि दोनों अप्रोचेज जो हैं वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर बेस करती हैं। यानी ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हमारा जो फोकस होगा वो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ होगा, हम उनको इन दोनों अप्रोचेस के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमने एग्जांपल भी सॉल्व की थी, ग्रीडी अप्रोच को भी और डायनामिक प्रोग्रामिंग को भी यूज़ करते हुए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास व्हाट आर डिसीजन प्रॉब्लम्स, ठीक है। गिवन एन इनपुट एंड ए क्वेश्चन रिगार्डिंग ए प्रॉब्लम। कोई एक प्रॉब्लम आप ले लें और डिटरमाइन कि अगर उस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आपको मिलना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड डिसीजन प्रॉब्लम। यानी एक प्रॉब्लम आपके पास है, लेट करते हैं पी, और आपके पास हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिगार्डिंग उस प्रॉब्लम के हैं, और आपको हर क्वेश्चन का आंसर यस या नो में मिलता है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक हो गया। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, फाइंड ए सोल्यूशन विद बेस्ट वैल्यू। और यही टेक्निक जो है हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग में या ग्रीडी एल्गोरिथम में भी हमने यही यूज़ की थी। ग्रीडी एल्गोरिथम में भी यही था कि आपको एक प्रॉब्लम के मैनी सोल्यूशन और उन्हीं में से बेस्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड करके देना है। डायनामिक प्रोग्रामिंग की भी यही मैकेनिज्म या यही थीम था, बट उसमें रेकरेंस रिलेशन इन्वॉल्व हो जाती थी, यानी आपको रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू जो है वो परफॉर्म करना पड़ता था। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी कास्ट एज डिसीजन प्रॉब्लम दैट आर इजियर टू स्टडी, ठीक है, और उसके तौर पे वो कर सकते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को वो आसान है एज कम्पेयर टू आप लोगों के पास किसके, डिसीजन प्रॉब्लम के। फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट पाथ, अगर जी आपके पास अनवेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, फाइंड ए पाथ बिटवीन यू एंड वी दैट यूजेस द फ्यूएस्ट एजेस। अब ये क्वेश्चन है अबाउट दिस प्रॉब्लम, अनवेटेड ग्राफ है और आप उस ग्राफ में क्या करना चाहते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी के दरमियान आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ठीक हो गया। अब आप लोग उस ग्राफ को देखते हुए या तो कहोगे कि यस हो सकता है, या आप लोग कहोगे नो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब आप लोग उसके ऑप्टिमाइजेशन देखोगे तो देन यू नीड क्या होना चाहिए आप लोगों के, अनवेटेड था ये ग्राफ, यू हैव टू वेट ओवर एजेस, आप लोगों को एजेस के ऊपर वेट प्लेस करना चाहिए, और जब वेटेड ये ग्राफ हो जाएगा फिर आप लोग इसके ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन जो है आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो किसी ग्राफ को देख के आप लोग ये तो कह सकते हैं कि फ्यू एजेस के अंदर ये आप लोगों को क्या दे सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ या पाथ कोई भी हो यू एंड वी के दरमियान। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें पाथ है या नहीं, आप कहोगे यस। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ भी बना लूं, ये नोड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक हो गया। अब हम इस तरह कर लेते हैं और ये फॉर्म बन गई। अब मैं आपसे पूछूं कि ए और डी के दरमियान क्या कोई पाथ है, यू विल से यस, आप यही कहोगे हाँ है, तो आपका ये जो हो गया ये डिसीजन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, अगर आपसे सिर्फ यही मांगा जाए। लेकिन इन केस अगर आपको कैलकुलेट करने का कहा जाता है देन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे साइज को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक हो गया। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन डिसीजन प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। नो नेक्स्ट, सिमिलरली डज ए पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम यू टू कंसिस्टिंग ऑफ द मोस्ट की एजेस, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन है जो आप इस प्रॉब्लम ग्राफ के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं एंड
आप लोग अपना आंसर जो है वो गार्ड कर सकते हैं, ठीक है, गेन कर सकते हैं। नो व्हाट इज एल्गोरिथमिक एंड प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी, यानी कि हम दो चीजें देख रहे हैं। एक कि आपके प्रॉब्लम का कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, वो डिपेंड करती है आपके पास रिसोर्सेज पे, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू करूं तो क्या मेरे पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि मैं उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लूं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग एल्गोरिथम उसके लिए राइट करते हो तो एल्गोरिथम की अपनी कम्प्लेक्सिटी होगी जो काउंट होगी, एक प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी प्लस एक जो सूडो कोड आप लोग लिखते हो उसकी अपनी कम्प्लेक्सिटी, ठीक हो गया। द एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए कंप्यूटेशन इज some measure of how difficult to perform computation that is specific to an algorithm। जब आप लोग किसी प्रॉब्लम के लिए कोई एल्गोरिथम राइट कर देते हो तो उसको कंप्यूट भी तो करना होता है, यानी कि उस एल्गोरिथम को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट तो करना होता है, तो उसकी कंप्यूटेशन में जो आपकी कम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी कौन सी कहलाएगी, यानी कि उस प्रॉब्लम को कंप्यूट करने में थ्रू एल्गोरिथम आपको जो कम्प्लेक्सिटी सामने आएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी। The complexity of computational problem or task is the complexity of algorithm with lowest order of growth of complexity for solving the problem and performing that task। Fine। तो अब आपके पास वो एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी थी एल्गोरिथमिक और ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की है कि आप प्रॉब्लम को कंप्यूट करना चाहते हो, तो ये जो कम्प्लेक्सिटी है ये क्या होगी, इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, यानी कि वो कम्प्लेक्सिटी भी होगी कि इसका जो एल्गोरिथम लिखोगे उसकी क्या कम्प्लेक्सिटी है, विद लोएस्ट ऑर्डर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कम्प्लेक्सिटी फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। जैसे आप लोग वो उसकी ग्रोथ फाइंड करते थे तो वो भी हम साथ इंक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी डबल हो जाएगी जो हम प्रॉब्लम को कंप्यूट करने के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो हमारे पास दो लेवल हो गए, एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी एंड आपके पास जो प्रॉब्लम कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी होती है वो काउंट हो जाएगी। जब हम प्रॉब्लम को कंप्यूट करना चाहते हैं तो आपके पास एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी भी इंक्लूड हो जाती है और प्लस जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए होती है वो भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अब कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी डील विद द क्लासिफाइंग प्रॉब्लम एंड by how hard they are, और यही कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी जो है ये आपको प्रॉब्लम को क्लासिफाई करने में हेल्प करती है, यानी कि कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी आपको हेल्प करती है कि आप अपने प्रॉब्लम को किस कैटेगरी में जो है इंक्लूड करोगे, आइदर इट योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्वेबल, क्या वो सॉल्वेबल है तो किस टाइम में, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, अगर वो नहीं है तो आप लोग उसके लिए क्या डोमेन को सेट करोगे, आप उसके लिए क्या यानी कि प्रोसेस करोगे, क्या हाइपोथेसिस लोगे, क्या आप लोग उसके लिए इनपुट डेटा लोगे कि वो आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। ओके, नो व्हाट इज कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी थ्योरी, ये क्या होती है हमारे पास कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। इन कंप्यूटर साइंस computational complexity theory is the branch of the theory of computation that study the resources, अब ये नोट करें आप लोग, resources or cost of the computation required to solve a given computational problem। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया कि एक प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी जो है कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी वो रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है एंड प्लस कास्ट, और कास्ट किस चीज़ की, आप रिसोर्सेज को अवेल करें और प्लस इसके अलावा आपके वो एल्गोरिथम जो आप उस प्रॉब्लम के लिए लिख रहे हैं तो उसकी प्लस अपनी कम्प्लेक्सिटी भी जो है वो भी काउंट होगी। द रिलेटिव computational difficulty to computable function is the subject matter of computational complexity। तो इसका मेन फोकस पॉइंट किस पे है, रिलेटिव कंप्यूटेशनल डिफिकल्टी पे है कि आप यानी कि हमें कंप्यूट करने में कितनी डिफिकल्टी आएगी, तो उसी बेस पे फिर हम अपने प्रॉब्लम को भी कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। Complexity theory analyze the difficulty of computation problem in terms of many different computational resources। जो भी computational resources हैं, आपका माइक्रो प्रोसेसर है या दूसरे resources जो हैं, ठीक है, आपकी स्पेस है और कौन सी रिसोर्सेज हैं जो आप इसके लिए यूटिलाइज करोगे, ठीक है, तो ये उस पर भी डिपेंड करती है।
Example, looking up something in dictionary has only logarithmic complexity. Fine. Because a double-sided dictionary only has to open one time more exactly in the middle, then problem is reduced to the half. अब जैसे अगर आप एक वर्ड डिक्शनरी में फाइंड करना हो, फाइंड ए वर्ड इन डिक्शनरी, ठीक है, अगर वो वर्ड लेट करते हैं आपके पास शुरू हो रहा है के से, ठीक हो गया। अब हम उस वर्ड के मीनिंग फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर मैं स्टार्ट से लेता हूं तो इसकी कम्प्लेक्सिटी और काउंट हो जाएगी, कंपटीशन ज़्यादा होगी कि आप लोगों को बार बार एक एक पेज का विजिट करने पड़ेगा और देन आफ्टर, यानी कि आप हाफ डिक्शनरी देखने के बाद फिर आप के पे आओगे। लेकिन अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाहें तो हम इनको ऑर्डर में रखें और जैसे ही हम इसको हाफ से स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब नेक्स्ट नंबर जो है वो के। जैसे हम मसलन आप लोगों ने काइट को सर्च करना है तो पहले आप लोग के को देखोगे, देन उसके सेकंड इसके मुताबिक ऑर्डर लोगे, देन थर्ड, देन फोर्थ, तो इस तरह हम इजीली जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने जो भी प्रॉब्लम जो कंपटीशन के साथ, यानी आपका प्रॉब्लम कंपटीशन के साथ अटैच होगा तो उसमें फिर हमें इन चीज़ों को फोकस करना होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। कंप्लेक्सिटी क्लासेस क्या है हमारे पास, ठीक है। A complexity class is the set of all computational problems which can be solved using certain amount of certain computational resources. एक complexity class क्या है, ठीक है। आपके एक प्रॉब्लम के लिए जिसको आप कंप्यूट करना चाहते हैं उसके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, यही आपको ये क्लासेस बताएंगी, ठीक हो गया। द कम्प्लेक्सिटी क्लास P, यानी कि सबसे पहले हमारे पास कम्प्लेक्सिटी क्लास P इज द सेट ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम, यानी कि इस क्लास में हम उन डिसीजन प्रॉब्लम को लेंगे that can be solved by deterministic machine in polynomial time. Two things should be noted: deterministic machine in polynomial time. Fine. What is deterministic machine? ये हमारे अगले स्लाइड पे कवर हो जाएगी कि वो क्या होती है और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। This class corresponding to an idea of the problem which can be effectively solved in worst cases. और यहाँ पे हम अमूमन क्या लेते हैं, वर्स्ट केसेस लेते हैं ताकि प्रॉब्लम जो भी है हम उसके लिए मैक्सिमम रिसोर्सेज बता दें ताकि वो अपना सोल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम का वो हम फाइंड कर सकें। जैसे बिग और नोटेशन जो है वर्स्ट केस वो हम इसलिए लेते थे इन प्रॉब्लम का ताकि हमें हर प्रॉब्लम का जो भी उसके साथ रेलेवेंट इनपुट डेटा आए उस प्रॉब्लम के लिए वो इजीली सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी क्लास NP, नॉन पॉलिनोमियल, is a set of decision problem. इसमें वो decision problem होंगे that can be solved by non-deterministic machine in polynomial time. ठीक है, यानी कि वो given time जो है polynomial time आपके पास उसके अंदर ये जो है non-deterministic machine या approach को follow करते हुए ये solve हो जाए, deterministic नहीं, non-deterministic. Fine. वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट कमिंग स्लाइड में। दिस क्लास contain many problem that people would like to able to solve effectively. इसमें ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें यानी कि हम लोग भी चाहते हैं, यानी कि डिफरेंट रिसर्चर भी उस पर वर्क कर रहे हैं कि हम उन प्रॉब्लम को लें और उनका सोल्यूशन फाइंड करें, ठीक हो गया। All problem in this class have the property that their solution can be checked effectively. यानी कि फिर हम जो प्रॉब्लम हम यहाँ से लेंगे NP क्लास से जिनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो NP क्लास में काउंट की जाएगी, यानी NP क्लास का अगर हम कोई डिसीजन प्रॉब्लम लेंगे और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे देन यू हैव टू चेक दैट सोल्यूशन थ्रू डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि आप हाइपोथेसिस यूज करें, आप इनपुट डेटा को देखें, वेरिफिकेशन करें, या जो भी आप लोग काम करना चाहते हैं वो आप लोगों ने करना होगा उसकी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ओके, सी दिस हायरार्ची, इस हायरार्ची को आप लोग केयरफुली देखें। अब इसमें ये आपके डिसीजन प्रॉब्लम है और बाज़ जो है आपके पास अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है जिनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है, और रिकर्सिवली ये जो है डिसाइडेबल प्रॉब्लम आपके पास आ रहे हैं, ये रिकर्सन यूज़ करें डिसाइडेबल, और ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, कॉन्टेक्स्ट फ्री एंड रेगुलर, ये आपके पास उनकी टाइप हो गई डिसाइडेबल की, ठीक हो गया।
यानी कि जिसमें रिकर्जन इन्वॉल्व है, कंटेंट्स सेंसिटिव आपके पास हैं या कंटेंट्स फ्री हैं या रेगुलर्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ये जो लाइन है सॉलिड लाइन डबल, ये स्ट्रिक्ट सबसेट रिलेशनशिप को शो करती है, और सिंगल जो सॉलिड लाइन है ये सेट इक्वालिटी इज नोन को शो करती है। ठीक है। अब पी कंप्लीट पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम ये हो गए। अब इसमें इसी सेट में आपके पास एनपी कंप्लीट भी हो सकते हैं, और अगर उनके इसी स्पेस के अंदर एडजस्टमेंट हो जाए, यानी कि इसी स्पेस में गिवन आपके पास जो वो है टाइम, उसके अंदर इनकी हम कम्प्लेक्सिटी को काउंट कर लें, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास काउंटेबल हो जाएंगे, वरना ये डिफिकल्ट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमें ये डायग्राम क्या वो करती है, प्रेजेंट करती है कि हमारे पास यानी वर्ल्ड में रियलिस्ट में कौन से प्रॉब्लम जो हैं वो डिसाइडेबल हैं या अनडिसाइडेबल हैं। ठीक है। अगर जो प्रॉब्लम डिसाइडेबल हैं तो वो किस बेस पे हम उनका डिसीजन लेते हैं, यानी कि को किस टाइप के हैं, क्या वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं, ठीक है, या वो रेकरेंस को यूज करते हुए वो करते हैं। फिर उसके बाद जो पॉलिनोमियल टाइम फिर और नॉन पॉलिनोमियल टाइम में जो सॉल्व होने प्रॉब्लम है उनकी रिप्रेजेंटेशन ये डायग्राम कर रही है एक्चुअली। ठीक है। ओके, नो व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक मशीन। डिटर्मिनिस्टिक मशीन क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या है, देखें आप लोग। डिटर्मिनिस्टिक और ट्यूरिंग मशीन आर एक्सट्रीमली बेसिक सिंबल मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस। तो अब देख लें कि सिंबल मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस है। अब इसमें क्या है, इसके अपनी सिंप्लिसिटी के अलावा कैन बी अडॉप्टेड टू सिमुलेट द लॉजिक ऑफ एनी कंप्यूटर दैट बी पॉसिबल टू बी कंस्ट्रक्टेड। यानी कि ये मशीन जो है ट्यूरिंग मशीन हम डिफरेंट फील्ड्स में कंप्यूटर साइंस की जो है वो यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए, हम अपने मॉडल्स की, हम अपने एल्गोरिथम की किस चीज को चेक करने के लिए, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को यूज करने के लिए। फाइन, ओके। They were described in 1936 by Alan Turing। अब ये डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन या ट्यूरिंग मशीन किसने इंट्रोड्यूस कराई, एलन ट्यूरिंग ने। ठीक है। Although they were intended to be technically feasible, Turing machine were not meant to be a practical computing technology। although कि ये आपके theoretical इसके लिए वो confirm है, यानी feasible है, आप कोई भी मॉडल जो है इसके ऊपर अप्लाई करके आप उसका सोल्यूशन जो है वो गेन कर सकते हो, ऐसे प्रॉब्लम जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच की हो। फाइन। और आपके पास क्या है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना इज समथिंग डिफरेंट। ठीक हो गया। बट ऑल्दो एक्सपेरिमेंट अबाउट द लिमिटेड ऑफ मैकेनिकल कंपटीशन, लेकिन अगर हम इसको फॉर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट लेना चाहें कि इस प्रॉब्लम का हमने वो सिनेरियो प्रेजेंट करना है, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर हम इसको फ्री उसमें नहीं कर सकते कि हम तमाम इनपुट का साइज जो है वो फ्री इसके लिए रख दें। तो ऐसे केस में फिर हम इस मशीन को जो है वो फिजिबल इससे हम रिजल्ट नहीं ले सकते। ठीक हो गया। स्टडिंग देयर एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज yield many insights into computer science and complexity theory। ये वही बात तो इसमें जो अभी हमने कर चुके हैं कि ये आप लोगों को क्या, स्टडिंग देयर एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज yield many insights into, इसके ये जो ट्यूरिंग मशीन है आप लोग इसके एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे। किस चीज के लिए, वो ऐसे प्रॉपर्टीज जो आपके प्रॉब्लम के साथ रेलेवेंट हैं, जिनको आपने अप्लाई करना होगा। ठीक है, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड करने में ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी उसके लिए। ट्यूरिंग मशीन कैप्चर द इनफॉर्मल नोटेशंस, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनफॉर्मल नोशंस, इनफॉर्मल नोटेशंस। ठीक है, ये मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ सेंटेंस, इसको कट कर लें। Turing machine captured the informal notion of effective method in logic and mathematics and provide a precise definition of algorithm, that is mechanical procedures। तो ये मशीन जो है ऐसे प्रॉब्लम यानी कि जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के हैं और आप उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस डिफाइन करना चाहते हो, तो ट्यूरिंग मशीन आप लोगों को ऐसे केस में हेल्प कर सकती है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन? In theoretical computer science, a non-deterministic machine known as NTM, ठीक है, is a Turing machine whose control mechanism work like a non-deterministic finite automata।
ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आपके पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में आपके पास एक होता है NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अब इसके आपके पास हर पाथ जो है फॉर एग्जांपल नोड टू नोड एंडिंग और क्लोजिंग आपका क्लियर होगा, ठीक है, और इसमें मैनी आपके पास क्लोज हो सकते हैं, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक हो गया। तो इसी तरह एन ऑर्डिनरी डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन DTM has a transition function that are given state and symbol under the tape head specify the three thing, एक symbols, एक डायरेक्शन और एक आपके पास फाइनाइट कंट्रोल है। और ये आपके पास जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपके पास एक्सेप्टिंग स्टेट बन जाएगी। ये जब आप लोग थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये NFA और DFA में यानी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या होती है या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। तो ये जो मशीन है आपके पास NTM ये किस पे वर्क करती है, NFA पे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पे, उसकी बेस पे। और जो आपके पास DTM है वो डिपेंड करती है आपके पास DFA पे, यानी कि आपके पास डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। एंड NTM डिफर इन दैट स्टेट एंड टेप symbol not generally specify these things. Many different action may be applied for the same combination of the state and the symbols. तो state and symbol यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये states है और ये उसकी ट्रांजिशन है, ठीक हो गया। T जो होती है ये ट्रांजिशन होती है। तो इन्हीं के थ्रू हम लोगों ने अपने प्रॉब्लम को जो है ऐसे सिनेरियो में जो है प्रेजेंट करना होता है। ओके, नो व्हाट आर कम्प्लेक्सिटी क्लासेस, ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास कम्प्लेक्सिटी क्लासेस हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन फर्स्ट वन है कम्प्लेक्सिटी क्लास, उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्सिटी क्लास P पॉलिनोमियल पार्ट, ठीक है। P इज द कम्प्लेक्सिटी क्लास कंटेनिंग डिसीजन प्रॉब्लम। ये देख लें आप जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इट रेफर टू डिसीजन प्रॉब्लम। कौन से डिसीजन प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व्ड, a second important point, a first important point and then second important point, which can be solved by deterministic Turing machine, then this one is third, ठीक है, using a polynomial amount of computation time, यानी कि आप उस टाइम के अंदर उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि P जो है इसमें कौन से प्रॉब्लम आएंगे, ये किसका सेट होगा, यानी कि प्रॉब्लम P1 P2 P3। अब ये तीनों जो हैं P1 P2 एंड P3 ये क्या होंगे, आपके पास तीनों प्रॉब्लम जो हैं ये होंगे डिसीजन प्रॉब्लम होंगे। और डिसीजन प्रॉब्लम के बारे में क्या था कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट सम क्वेश्चन के लिए यस और नो होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो है इसमें सॉल्वेबल होने चाहिए, ठीक हो गया। और ये किस इस पे करने चाहिए, DTM पे, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के ऊपर इसको सॉल्व होना चाहिए। P is often taken to the class of computation problem which are efficiently solvable or traceable। और सेकंड जो है पॉलिनोमियल जो प्रॉब्लम जो होते हैं ये आप लोगों के पास इस कैटेगरी के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल भी होते हैं एंड ट्रेसेबल भी होते हैं, यानी कि आप उनको ट्रेस भी कर सकते हैं। फाइन, प्रॉब्लम दैट आर सॉल्वेबल इन थ्योरी but cannot be solved in practice are called intraceable। यानी ऐसे प्रॉब्लम जो आपके पास थ्योरी में तो सॉल्व हो चुके हैं बट जैसे आपके पास डिफरेंट हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हैमिल्टोनियन ग्राफ है या इस तरह के और प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास जो है इनट्रेसेबल कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट प्रॉब्लम इन P which are intraceable in practical term। जैसे आप लोग ये देख लें n की पावर ये, अगर नॉर्मल इसको कैलकुलेट करें तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए इसके नंबर को प्लेस करने के लिए, ठीक हो गया। P is known to contain many natural problems including the decision version of linear programming। ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये एक अप्रोच है ऑपरेशन रिसर्च की,
ऑपरेशन रिसर्च, ये कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है, सब्जेक्ट है उसका, ठीक है। कैलकुलेटिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, बेस LCM या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एंड फाइंडिंग मैक्सिमम मैचिंग, ठीक हो गया। In 2002 it was shown that the problem of determining if number is prime is in P or not. 2000 में फिर ये कि नंबर जो अगर आप फाइंड करना चाहें कि नंबर प्राइम है या नहीं, तो क्या हमारे पास ये पॉलिनोमियल टाइम में इंक्लूड होता है या नहीं होता, ये 2002 में डिसाइड हो गया था। तो पॉलिनोमियल में अब मैं आपको इसके एक समरी दे देता हूँ कि पॉलिनोमियल क्लास में कौन से प्रॉब्लम होंगे, जो आप ऐसे डिसीजन प्रॉब्लम होंगे which can be solve over, आपके पास डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के ऊपर सॉल्व होंगे इन पॉलिनोमियल टाइम में, ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल अब पॉलिनोमियल प्रॉब्लम जो है ये आप लोगों के पास ट्रेसेबल भी होते हैं और सॉल्वेबल भी होते हैं, ठीक हो गया। अब बास पॉलिनोमियल ऐसे भी होंगे जो आपके पास ट्रेसेबल नहीं होंगे, जैसे हम n की पावर एक ह्यूज नंबर ले लेते हैं, देन यू नीड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ स्पेस, या आपके पास जो कंप्यूटेशन टाइम लगेगा माइक्रो प्रोसेसर का उस पे, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो हम उनको ट्रेस नहीं कर सकते कि इनका सोल्यूशन कहाँ पे एंड होगा और कैसे रिट्रीव होगा। तो ये था पॉलिनोमियल क्लास के बारे में ना, उसकी कम्प्लेक्सिटी क्लास जो है पॉलिनोमियल की, उसके बारे में। नेक्स्ट वन है हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल। In computational complexity theory, NP, non-deterministic polynomial time, इसको हम कहा जाता है non-deterministic polynomial time, ठीक है। और वो polynomial जो था वो deterministic इस पे वो करता था। NP stand for non-deterministic polynomial time is the set of decision problem, इसमें भी decision problem है, solvable in polynomial time ऑन ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो अब आप लोग देख लें कि एक साइड पे P और एक साइड पे NP, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, ये पॉलिनोमियल टाइम, ठीक हो गया। अब इसमें आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी कौन से होंगे, डिसीजन प्रॉब्लम्स, और यहां पे भी डिसीजन प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक हो गया। दोनों केसेस में डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं। सेकंड, ये जो है DTM मशीन पे चलेगा, DTM, और ये जो है NP वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे ये आपके पास NTM पे चलेंगे, ठीक हो गया। ये पॉलिनोमियल टाइम लेंगे और ये भी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होंगे, ठीक हो गया। तो ये इनका तीन फैक्टर की बेस पे हमने कंपैरिजन किया, ठीक है। इट इज ए सेट ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी वेरीफाइड बाय ए DTM इन पॉलिनोमियल टाइम। अब ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व तो किए किस पे, NTM में, लेकिन हम उसको वेरीफाई किस पे करेंगे, DTM पे। समझ आ रही बात, यानी कि इसकी आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और इसकी वेरिफिकेशन जो है वो आप लोग किसके थ्रू करोगे, आप लोग DTM के थ्रू, यानी डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन को यूज करोगे, जैसे आप लोग पॉलिनोमियल के लिए करते हो। ऑल प्रॉब्लम इन दिस क्लास हैव द प्रॉपर्टी दैट देयर सॉल्यूशन कैन बी चेक्ड इफेक्टिवली। इन प्रॉब्लम के साथ कुछ प्रॉपर्टीज अटैच होंगी जिनके वैल्यूज जो है वो हमें इसके सोल्यूशन को वेरीफाई करने में हेल्प करेंगी। दिस क्लास कंटेन मैनी प्रॉब्लम दैट पीपल वुड लाइक टू एबल टू सॉल्व इफेक्टिवली, इंक्लूडिंग Boolean satisfiability problem, Hamiltonian path problems and vertex cover problem। यानी कि इस NP क्लास के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे जो अभी हमने लास्ट 3 डिस्कस किए हैं। मोस्टली यूजर जो है वहाँ इसका सोल्यूशन चाहते हैं, इनको सॉल्व करना चाहते हैं इफेक्टिवली, यानी कि आपको जो है कम्प्लेक्सिटी इसकी कम से कम, यानी कि इसमें आपको रिजल्ट जो है ये आपको ऑप्टिमल रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें, ठीक हो गया। ओके, नो third one is NP complete class। In complexity theory, the NP complete problem are the most difficult problem in the NP। NP complete difficult problem होते हैं, यानी कि आपके पास जो NP के प्रॉब्लम होंगे, जैसे NP का एक सेट है
NP1 ये पहला प्रॉब्लम, NP2 दूसरा प्रॉब्लम, NP3 तीसरा प्रॉब्लम। अब एक ऐसा प्रॉब्लम जो आपके पास क्या होगा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन द सेंस दैट दे आर वंस मोस्ट लाइकली नॉट टू बी इन पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम जो डिफिकल्ट हो इन सेंस, किस सेंस में, कि ये कैन नॉट सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम। हालांकि आपके पास क्या था, एनपी प्रॉब्लम जो थे, जो हमने पिछले इसमें पढ़ा, इस क्लास में जितने भी प्रॉब्लम थे वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकते थे, और उनको हम वेरीफाई किसके थ्रू करते थे, डीटीएम के थ्रू। सॉल्व हम करते थे एनटीएम के थ्रू, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के थ्रू, लेकिन हम उसको वेरीफाई किसके थ्रू करते थे, डीटीएम के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसमें वो एनपी प्रॉब्लम्स जो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर कंप्लीट यानी कि सॉल्व ना हो सके, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कहलाते हैं। इफ वन कुड फाइंड ए वे टू सॉल्व एनी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्विकली, देन दे कुड यूज दैट एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। यानी कि अगर आप लोग कोई ऐसा एल्गोरिथम बना लेते हैं जो आपके इस टाइप के एनपी प्रॉब्लम को कंप्लीट, यानी कि एनपी कंप्लीट जो कैटेगरी का प्रॉब्लम होगा, इसको सॉल्व कर ले, तो आप लोग तमाम एनपी प्रॉब्लम जो है वेरी इजीली जो है वो ओवरकम कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एट प्रेजेंट ऑल नोन एल्गोरिथम फॉर एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम रिक्वायर टाइम दैट इज सुपर पॉलिनोमियल इन द इनपुट साइज, ठीक है। अभी तक अगर जितने भी एनपी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया गया है कंप्लीट प्रॉब्लम्स को, तो वो उसके लिए क्या रिकमेंड किया गया है, सुपर पॉलिनोमियल टाइम जो है इन केस ऑफ इनपुट साइज रखा गया है। टू सॉल्व एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम फॉर एनी नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम साइज जनरली वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज यूज। तो आप लोगों को एनपी कंप्लीट को सॉल्व करने के लिए जो आप लोगों ने अप्रोचेस फॉलो करनी है, वो सारी प्रोबेबिलिस्टिक, अप्रॉक्सीमेशन, ह्यूरिस्टिक नॉलेज, यानी कि स्पेशल केसेस आप लोगों को लेट करने पड़ेंगे, देन यू आर एबल टू सॉल्व एनी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। यानी कि अगर आप लोगों ने एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम विच इज द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ योर एनपी क्लास, ठीक है, जो हार्ड प्रॉब्लम होगा विच कैन नॉट बी सॉल्व इन किसमें, पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकता, उसके अगर आप सॉल्व करने की वो करेंगे तो उसके लिए आपको डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करनी पड़ेंगी, जो आपके पास ये है, ठीक हो गया, ओके। अब आपके पास कम्प्लेक्सिटी क्लास एनपी कंप्लीट जो है, इसमें क्या क्या है, कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, एन पजल, क्नेप्सिक प्रॉब्लम जैसे फ्रैक्शन, हैमिल्टनियन साइकिल प्रॉब्लम, अब ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, सब ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म प्रॉब्लम, सबसेट सन प्रॉब्लम, क्लिक प्रॉब्लम, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम एंड माइंड स्वीपर। ये सारे आपके पास क्या हैं, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम से, ठीक हो गया। हालांकि आप लोग माइंड स्वीपर गेम खेल चुके होंगे, लेकिन वो भी आपको क्या है, एक स्पेसिफिक एक आपके पास जो टेबल गिवन होता है उसकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत आप उसको प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो 3 क्रॉस, फॉर एग्जांपल अगर उस है 7 क्रॉस 7 का वो है, तो उस पे क्या उसके रूल्स हैं, 9 क्रॉस 9 के लिए अलहदा आपको इसके लिए जर्नल स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनपुट साइज बढ़ाएंगे तो इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया, ओके। नो सी हियर कम्प्लेक्सिटी क्लासेस पी एंड एन पी, क्या हम इसको कैसे वो करेंगे, कैसे एक रियल इसमें हम इस सिनेरियो में इसको प्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास पी प्रॉब्लम्स हैं। पी प्रॉब्लम्स कौन से होंगे, जो आपके पास, इनको कहेंगे हम डिसीजन प्रॉब्लम्स, फाइन, एक डिसीजन प्रॉब्लम होंगे, सेकंड सॉल्वेबल होंगे एंड ट्रेसेबल होंगे, ठीक हो गया। थर्ड आपके पास ये कौन से प्रॉब्लम होंगे, जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। अब ये एनपी प्रॉब्लम्स की कैटेगरी है। अब सारे एनपी प्रॉब्लम जो है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है, बाज एनपी प्रॉब्लम ऐसे हैं विच कैन बी सॉल्वेबल, बिकॉज इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है, यानी कि एनपी प्रॉब्लम जो होते हैं, एनपी प्रॉब्लम ये कौन से होते हैं,
एनपी प्रॉब्लम जो है कैन बी सॉल्व ओवर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन विद इन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक हो गया। एंड अनदर थिंग, एंड वेरीफाइड, और इनको वेरीफाई किया जाएगा थ्रू व्हाट, थ्रू DTM, इनको वेरीफाई किया जाएगा। और NP कंप्लीट कौन से प्रॉब्लम होंगे, टाइप ऑफ NP प्रॉब्लम, ये भी NP प्रॉब्लम ही है, यानी डिसीजन प्रॉब्लम है, बट कैन नॉट बी सॉल्व, कैन नॉट बी सॉल्व विद इन पॉलिनोमियल टाइम, विद इन पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे देन यू हैव टू यूज अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड अदर फैक्टर्स, आप लोग इनको काउंट करते हुए इनको अटेम्प्ट करोगे। ठीक हो गया। जैसे आपके पास माइनस्वीपर गेम है, इसी तरह आप लोगों के पास जो हैमिल्टोनियन पाथ है, जो हम आगे एक स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे। ठीक हो गया। तो ये सारे आपके पास किस में आ जाएंगे, NP कंप्लीट में, लेकिन ये पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकेंगे। ओके, नो कम टू क्लास ऑफ P प्रॉब्लम्स, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन उसकी समरी आप लोग देख लें। क्लास P प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम दैट आर सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया और इससे पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम कौन कौन से हैं, वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो होगा इसका पॉलिनोमियल, वो होगा ONK, और K इज ए कांस्टेंट। ठीक हो गया। जैसे सॉर्टिंग था, सॉर्टिंग, उसके लिए हमारे पास नॉर्मल जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, उस वक्त हम K की वैल्यू ले लेते थे 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन जो था, उसमें हम नेस्टेड लूप 3 लेवल तक के लिए हम ON क्यूब ले लेते थे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सारे क्या है, इनका वर्स्ट केस हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये उसकी एग्जांपल्स हैं जो हमने सॉल्व की। ये फर्स्ट वन सॉर्टिंग, ये आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास सिंपल विदाउट एनी लूप जो है उसका कांस्टेंट टाइम, और ये आप लोगों के पास मर्ज सॉर्ट का भी हो सकता है, क्विक सॉर्ट का भी हो सकता है। ठीक हो गया। हीप सॉर्ट का भी है। अब इसके बाद है कि एग्जांपल ऑफ नॉन पॉलिनोमियल टाइम जो है, ये देख लें आप लोग, O2n, ON और ON फैक्टोरियल, ये आप लोगों के पास जो है नॉन पॉलिनोमियल टाइम है। और पॉलिनोमियल टाइम कौन से होंगे, जो आपके पास O(n)k में काउंट किए जाएंगे। ठीक है। तो अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बास पॉलिनोमियल प्रॉब्लम ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होते हैं, और बात जो ट्रेस नहीं हो सकते वो फिर हमारे पास कौन, इसके ये लास्ट वन जो हमने एग्जांपल लिखी हुई है उस कैटेगरी में जो है ये इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है। ओके, नो व्हाट आर ट्रेसेबल एंड इनट्रेसेबल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम इन P, यानी कि आपके पास पॉलिनोमियल कैटेगरी के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं में से आर आल्सो कॉल्ड ट्रेसेबल, यानी कि तमाम प्रॉब्लम जो P के हैं, P प्रॉब्लम आर ट्रेसेबल। प्रॉब्लम नॉट इन P आर इनट्रेसेबल और अनसॉल्वेबल, जैसे NP के। ठीक है। कैन बी सॉल्व, लेकिन हम उनको भी सॉल्व कर सकते हैं इन रीजनेबल टाइम ओनली फॉर स्मॉल इनपुट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर वो प्रॉब्लम जो P क्लास का होगा वो सॉल्व भी हो सकता है, ट्रेस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास जो P क्लास का नहीं है, यानी कि NP क्लास का है या NP कंप्लीट क्लास का है, तो उसको हम सॉल्व पॉलिनोमियल टाइम में नहीं कर सकते। बट आप लोग उसके लिए एक रीजनेबल टाइम फिक्स कर लेते हो कि इस टाइम की या इस कम्प्लेक्सिटी में, टाइम कम्प्लेक्सिटी में ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन दूसरा, उसके इनपुट साइज भी आप लोगों ने स्मॉल रखना होगा।
आर कैन नॉट बी सॉल्व एट ऑल, या तो बाज़ औक़ात वो सॉल्व हो भी नहीं सकेगा, चाहे हम उसके इनपुट साइज को कितना कम क्यों ना कर दें और उसके लिए कितना फेवरेबल टाइम यानी कि रीजनेबल टाइम हम उसके लिए फिक्स ना कर दें। आर नॉन पॉलिनोमियल एल्गोरिथम्स ऑलवेज वर्स देन पॉलिनोमियल एल्गोरिथम? क्वेश्चन कि क्या इनके वर्स केस होते हैं हमेशा? मसलन आप लोगों ने जो पढ़ा ओ एन की पावर 2 की पावर n, या आप लोगों ने पढ़ा n फैक्टोरियल, और आप लोगों ने पढ़ा n की पावर n, तो अब आप लोग देखें ऑलवेज ये वर्स केस हैं, ग्रेटर हैं किससे? आपके पास ओ एन केस है, सो योर आंसर शुड बी यस, फाइन। अब यहां पे एग्जांपल देखें, n की पावर अगर आप लेते हैं, इट इज टेक्निकली ट्रेसेबल बट रियली इम्पॉसिबल इन सच सिनेरियो, इज टेक्निकली इनट्रेसेबल बट इजी, ठीक है, ये सम केसेस के लिए है, लेकिन नॉर्मल अगर आप लोग देखें तो अब इस सिचुएशन को हम इससे तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, यानी कि ना एनपी इसमें चला गया, लेकिन ये तो था तो पॉलिनोमियल का, लेकिन इसमें अब इनपुट साइज बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये आप इस कैटेगरी में कंसीडर हो सकते हैं एनपी में, ठीक हो गया। अब यहां पे देखें है तो पॉलिनोमियल, हम उसको किस बेस पे एनपी में काउंट करना चाहते हैं कि ये तो टेक्निकली ट्रेसेबल है बट रियली इम्पॉसिबल है, जब हम इसकी कम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे इस फॉर्म में तो ये इजीली काउंट करना नहीं होगा हमारे पास, जैसे log n देन log और इसकी कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट हो जाए, तो ये हमारे पास जो था ट्रेसेबल एंड इनट्रेसेबल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक हो गया। ओके, नो एग्जांपल ऑफ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, कौन से प्रॉब्लम है जो हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकते? ट्यूरिंग डिस्कवर्ड इन 1930s so that there are problem unsolvable by any algorithm. The most famous of them is halting problem, ठीक है, कैसे? Given an arbitrary algorithm and input, एक algorithm और आपके पास उसका input है, will that algorithm eventually halt or will it continue forever in infinite loop? जैसे आप लोग infinite loop चला लें while 1, ये C लैंग्वेज में, C out, आप ओके, तो अब ये आपका हार्ड प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम जिसमें या तो आप लोग इनफाइनाइट टाइम प्रोसेसिंग करें, यानी कि आपकी उसकी एंडिंग ना हो रही हो, इनपुट आते जाएं, आप लोग उसके ऊपर प्रोसेस करते जाएं, नेवर एंड, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह या तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हार्ड हो जाए, उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाए, तो हाउ यू विल फाइंड इट्स कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, आप लोग फिर उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे फाइंड करोगे? ओके, नो एग्जांपल ऑफ इनट्रेसेबल प्रॉब्लम्स, उसमें एक है हैमिल्टोनियन पाथ, ठीक है। अब हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, गिवन ए ग्राफ, आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, फाइंड ए पाथ, आप लोगों ने एक पाथ इस मेथड से फाइंड करना होगा कि डेट यू हैव विजिट टू एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली 1, जैसे आप लोग ये ग्राफ है, अब ये हैमिल्टोनियन है या नहीं, मैं यहां से स्टार्ट करूं ऐसे और यहां तक एंड, तो ये हैमिल्टोनियन पाथ है, ठीक है। कि अब ये पाथ कहां से बना? ए बी सी, अगर यहां पे एंड होता है डी पे, फिर आप देख लेंगे कि ये क्या पाथ, यहां से ये अगर सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो सोर्स ऐसे ऐसे, तो आपके पास तमाम वर्टेक्स विजिट हो गए हैं, तो आपने एक ऐसा पाथ सेलेक्ट करना है दैट पासेस थ्रू एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली 1, रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये मैंने पहले कहा कि ये हैमिल्टोनियन है या नहीं, अब देखिए यहां से आपने स्टार्ट लिया, यहां तक एंड कर दिया, तो ठीक है, यहां से यहां का पाथ, ये बी ये सी, ए टू सी, ये हैमिल्टोनियन है, क्योंकि आपने ऐसा पाथ लिया, ए बी और सी, ये आपने पाथ लिया, आपके तीनों वर्टेक्स विजिट हो गए, तो ये हैमिल्टोनियन हो जाएगा, ठीक हो गया। ट्रैवलिंग सेल्स मैन, अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे है? इट इज आल्सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, फाइंड ए मिनिमम वेट हैमिल्टोनियन पाथ,
यानी कि हैमिल्टोनियन पाथ तो मैनी बनेंगे, लेकिन उनमें से आपने सबसे मिनिमम वेट वाला आप लोगों ने, यानी कि मिनिमम पाथ वाला, ऐसा पाथ जिसका वेट मिनिमम हो, आपने उसको ट्रेस करना होगा। ठीक हो गया। तो अब आप लोग कैसे इसको ट्रेस करोगे? एक तो पहले तो इस हैमिल्टोनियन पाथ को सिलेक्ट करना, ये इनट्रेसेबल है। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात हमें पाथ ऐसे नहीं मिलते जैसे हम यहाँ पे इजीली वो कर रहे हैं, हमारे पास ग्राफ बहुत बड़ा हो और डायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है, ये सिचुएशन भी डिपेंड करती है। तो फिर हमें उसको वो करना होता है, यानी कि ट्रेस करना कि कैसे इसका पाथ जो है हैमिल्टोनियन बनता भी है या नहीं बनता। ठीक है, फिर पहले तो एक पाथ का हैमिल्टोनियन होना, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन का है। तो इसमें क्या है कि ये भी वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हैमिल्टोनियन को लेगा, लेकिन उस हैमिल्टोनियन पाथ को लेगा जिसका पाथ जो टोटल वेट है वो कम होगा एज कंपेयर टू अदर हैमिल्टोनियन पाथ जो होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, given a graph and integer k is their Hamiltonian path that with total weight is at most k। ये k जो है ये वेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो हैमिल्टोनियन पाथ हैं h1 एंड h2, इसका वेट है 3, इसका वेट है 2, तो वो इसको पिक करेगा हैमिल्टोनियन पाथ तो 2 को। क्यों इसको पिक करेगा? क्योंकि उसको पता है कि हैमिल्टोनियन पाथ की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है और इन सच वे जाना है कि आपके पास क्या हो जाए, तमाम वर्टेक्स का विजिट हो जाए, लेकिन एक वर्टेक्स के ऊपर दूसरी बार आपका कंट्रोल ना आए, यानी एक सिटी का आप एक से ज्यादा टाइम आप लोगों ने विजिट नहीं करना, अपने सोर्स से स्टार्ट करना है, डेस्टिनेशन पे एंड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन की जो है एग्जांपल हो जाती है। ओके, नो व्हाट आर इनट्रेसेबल प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी। अब जो इनट्रेसेबल प्रॉब्लम होते हैं इनको फिर हम इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि क्या वो एनपी है। अब एनपी प्रॉब्लम कौन से होंगे? सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, फाइन, एंड पहले आप लिखे ओवर एनटीएम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन एंड वेरीफाइड थ्रू डीटीएम के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। फाइन, एनपी कंप्लीट वो होंगे जो पॉलिनोमियल टाइम में तो कंप्लीट नहीं हो सकते, नॉन पॉलिनोमियल टाइम में होंगे, बट फॉर स्मॉल साइज ऑफ इनपुट। ठीक है, और रीजनेबल टाइम में, स्मॉल इनपुट रीजनेबल टाइम, तो आपके वो एनपी प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो नॉन पॉलिनोमियल में सॉल्व हो रहे हैं और उसके लिए स्मॉल इनपुट और आपको एक रीजनेबल टाइम चाहिए, तो वो आपके पास क्या होंगे? एनपी कंप्लीट। और एनपी हार्ड जो है वो फिर उस स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में भी और स्पेस जो इनपुट साइज होगा उसमें भी सॉल्व ना हो सके, तो आपके पास क्या कहलाएंगे? एनपी हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, लेट अस डिफाइन एनपी एल्गोरिथम एंड एनपी प्रॉब्लम्स। ओके, नो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड एनपी एल्गोरिथम। नॉन डिटर्मिनिस्टिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम कौन से होंगे? 2 स्टेज प्रोसीजर है ये। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम जो है ये 2 स्टेज का प्रोसीजर है। फर्स्ट में नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेसिंग स्टेज, इसमें आप लोग क्या करोगे? इस स्टेज में जनरेट रैंडमली एन आर्बिट्ररी स्ट्रिंग दैट कैन बी थॉट ऑफ एज ए कैंडिडेट सोल्यूशन, यानी कि आप लोगों ने एक सोल्यूशन निकालना होगा कि वाकई इसका आपके पास जो है सोल्यूशन एनपी एल्गोरिथम का है भी सही या नहीं। इनिशियल सोल्यूशन आप लोगों ने देना होगा, वो गैस करना है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड जो है यू हैव टू वेरीफाइड इट। सेकंड स्टेज वेरिफिकेशन स्टेज है। उस स्टेज में क्या किया जाएगा? आप उसी सर्टिफिकेट को लोगे जो आप लोगों ने गैस करके ली, यानी उसी सोल्यूशन को लेना है एंड इंस्टेंस टू द प्रॉब्लम, और उसके वो तमाम इंस्टेंस प्रॉब्लम के, एंड रिटर्न यस इफ द सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट ए सोल्यूशन,
यानी कि जब आप सर्टिफिकेट ले लेंगे कि इसका सोल्यूशन ये वाला मिल सकता है, तो आप कुछ इनपुट इंस्टेंस लेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अगर वो आपको सोल्यूशन दे रहा है देन इट विल बी फाइनल, यानी कि उसकी वेरिफिकेशन का आपको मेथड बता रहा है। हम पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि एनपी प्रॉब्लम जो है ये आपके पास क्या है, जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व तो हो सकते हैं, सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको सॉल्व कहां पे करोगे, ओवर एनटीएम पे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के रूल्स के मुताबिक, प्रिंसिपल्स के मुताबिक सॉल्व करोगे। प्लस उसकी वेरिफिकेशन आपको चाहिए, एंड वेरिफिकेशन थ्रू डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि आपको पहले से इनपुट साइज फिक्स करना पड़ेगा, टाइम उसका मेजर करना पड़ेगा, तो फिर आप कह सकते हो कि ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को जो है उसके थ्रू हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख लें, आपके जितने भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक और एनपी यानी कि एल्गोरिथम जो है जितने भी, इनको आप 2 स्टेज में वो करोगे, वर्क करोगे। पहले आपको एक सोल्यूशन गैस के तौर पे लेना है कि इसका ये सोल्यूशन है और ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, सॉल्व हो रहा है पॉलिनोमियल टाइम में, ओवर कहाँ पे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे। सेकंड, फिर आप उसकी वेरिफिकेशन करोगे थ्रू डिटर्मिनिस्टिक जो आपके पास ट्यूरिंग मशीन है उसके प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, ठीक है। उसके बाद एनपी एल्गोरिथम, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल, वेरिफिकेशन स्टेज इज पॉलिनोमियल। अब ये जो वेरिफिकेशन स्टेज है ये पॉलिनोमियल है, ये वाली, ठीक हो गया, क्योंकि आपका इनपुट साइज फिक्स होगा, ये आपके पास पहले से मेंशन होगा, रीजनेबल टाइम भी मेंशन होगा, ठीक है। तो ये आपके पास किस इसमें आ गया, पॉलिनोमियल अप्रोच में आ गया। उसके बाद है क्लास ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स। क्लास एनपी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट कुड बी सॉल्व बाय एनपी एल्गोरिथम्स। अब एनपी एल्गोरिथम क्या है, यानी कि हमें एनपी एल्गोरिथम कब लिखने पड़ेंगे, ऐसे एल्गोरिथम जिसका हम 2 स्टेजेस में सॉल्व करें, पहले गैस करके एक इनिशियल सोल्यूशन ले लें, देन उसकी वेरिफिकेशन कर लें विद आपके पास स्मॉल इंस्टेंसेस, यानी कि जो उसके इंस्टेंस बनते हैं वो, और प्लस उसके लिए एक इनपुट साइज और आपके पास जो अवेलेबल टाइम है रीजनेबल, वो आप लोग वो उसके लिए वो कर लोगे उसकी वेरिफिकेशन के लिए। अब जो ये वेरिफिकेशन स्टेज होगी, इट विल बी इन पॉलिनोमियल टाइम, इट विल बी इन पॉलिनोमियल टाइम, फाइन। अब आपके पास ऐसे प्रॉब्लम्स, क्लास एनपी कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट कुड बी सॉल्व बाय एनपी एल्गोरिथम, फाइन, वेरीफाइएबल इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। तो हमने इसकी डेफिनेशन में क्या देखा था कि एनपी क्लास जो है इसमें वो डिसीजन प्रॉब्लम्स होते हैं विच कैन बी सॉल्व ओवर एनटीएम एंड वेरीफाइड थ्रू डीटीएम, ये इसकी डेफिनेशन बन गई थी, ठीक है। इफ वी आर गिवन ए सर्टिफिकेट ऑफ ए सोल्यूशन, यानी अगर हमें एक इनिशियल रिजल्ट मिल जाए कि ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ये पॉलिनोमियल इसमें सॉल्व हो सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, then we could verify that certificate is correct in time polynomial and size of input। तो क्या ये उस इनपुट साइज पे और जो पॉलिनोमियल टाइम दिया गया है उसके अंदर ये सॉल्व हो सकती है या नहीं। NP does not mean non polynomial, it is important to note, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्कशन बाजुकात इस तरह हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि NP नॉन पॉलिनोमियल, नो, यू विल कॉल इट नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या, पॉलिनोमियल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। तो आप एनपी को आप लोग इसका मीनिंग एब्रिवेशन नॉन पॉलिनोमियल नहीं लोगे, ये मैं यहाँ पे फिर भी लिखता हूँ, एनपी नॉट इक्वल टू नॉन पॉलिनोमियल, ये हमने स्टार्ट स्लाइड में लिखा था, ठीक है। एनपी इक्वल टू नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। तो ये n लेना है और ये p ले लेना है, ठीक हो गया। तो ये आप इसको इस तरह लेट करोगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल, और आप इसको इस तरह कॉल नहीं करोगे नॉन पॉलिनोमियल, फाइन, ओके। नो, व्हाट इज हैमिल्टोनियन साइकिल। आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है GE, determine a simple cycle that contain each vertex in E
ईच वर्टेक्स कैन ओनली विजिट वन। फॉर एग्जाम्पल अगर अब इसका हैमिल्टोनियन पाथ बनाए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से जाता हूं ऐसे 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 और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हैमिल्टोनियन पाथ हो गया। ठीक हो गया, साइकिल इसमें हो गया क्योंकि हमने हर एक नोड का एक बार विजिट किया। अब इसकी सर्टिफिकेट क्या है कि आपका सीक्वेंस ये रहना चाहिए, V1 से स्टार्ट करें, V2 V3 एंड अप टू Vn है या V जो भी नंबर होगा वो होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं, ये देखें, ये अगर नोड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब आप देखें सिर्फ प्रोसेस इसका, आप लोग स्टार्ट करते हो यहीं से ऐसे, फिर आप लोग ऐसे गए, फिर ऐसे गए और फिर ऐसे। अब इसका पाथ लिखो, 1 से 3 पे गए, 3 से 5 पे गए, 5 से 4 पे, 4 से फिर 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे। अब आप लोग देखें ये 3 जो है 2 टाइम विजिट हुआ है, 2 टाइम विजिट किया गया इसको, सो इट विल नॉट बी हैमिल्टोनियन। ये हैमिल्टोनियन नहीं होगा। जब आपके पास एक पाथ के अंदर एक वर्टेक्स मैनी टाइम आ जाए, एक्सेप्ट आपके जो पास सोर्स या डेस्टिनेशन है वो अगर एक ही है तो वो आ सकता है, उसके अलावा दरमियान में आपके पास जितने भी नोड्स हैं वो अगर एक से ज्यादा बार आ जाएं तो वो आपका हैमिल्टोनियन पाथ नहीं हो सकता और वो ग्राफ भी आपका हैमिल्टोनियन साइकिल ग्राफ नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके। नो, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज polynomial equal to NP? Any problem of polynomial is also in NP. ठीक है, it can be solved, यानी कि कोई भी polynomial problem हो वो traceable भी हो, solvable भी हो, वो उसको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, इस ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये देखें ग्राफ, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है ये सारा एरिया, ये ग्रीन एरिया जो है ये सारा प्रॉब्लम इसमें वो कर रहा है, और ये जो आपको व्हाइट क्लाउड नजर आ रहा है तो ये आपके पॉलिनोमियल हैं। तो यानी इधर भी तो वही प्रॉब्लम लिए गए हैं ना जो पहले NP थे, और हम अब उनको किस ग्रुप में इंक्लूड कर रहे हैं, पॉलिनोमियल में। ठीक हो गया। द बिग एंड ओपन क्वेश्चन इज वेदर कि क्या MP जो है वो ये हो सकता है या नहीं, या MP ऑलवेज इक्वल टू P। ठीक है, if it is always easy to check a solution, should it also easy to find a solution? Important question। ठीक है, क्या आपके पास एक वो चीज आसान है कि हम सोल्यूशन फाइंड कर लें, या उसको चेक करना कि वो सोल्यूशन वेरीफाई हो जाए, तो वो फिर आपके इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है। ठीक है, अब मोस्ट कंप्यूटर साइंसेस बिलीव दैट दिस इज फॉल्स बट वी डू नॉट हैव ए प्रूफ। अब इस चीज को अक्सर वो क्या करते हैं, इस चीज पे बिलीव नहीं करते कि आपका कोई भी नॉन पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल एग्जैक्ट इसमें आ सकता है, उसका सबसेट बन सकता है, लेकिन हम इस चीज पे प्रूव नहीं करते बिकॉज कि हमें अगर कुछ टाइम, ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट्स, कौन से टाइम, इनपुट साइज, इंस्टेंस जो आप अपने प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हो, एंड ए रीजनेबल टाइम अगर आपको मिल जाए, देन आप लोग किसी NP को जो है वेरीफाई तो आप फिर भी पॉलिनोमियल के थ्रू करते हो, यानी कि एक इनिशियल गैस कर लेते हो, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन फिर भी तो आप लोग पॉलिनोमियल टेक्निक के थ्रू करते हो। ठीक है, तो ये उसका वो है। अब आपके पास है NP कंप्लीटनेस प्रॉब्लम, ये देख लें आप लोग, ये पूरा NP वो था। ठीक है, ये आपके पास NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि NP कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होते हैं। ऐसे सब प्रॉब्लम्स जो आपके पास पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकते, नॉन पॉलिनोमियल में हो सकते हैं, बट एंड आल्सो कंसीडर ए रीजनेबल टाइम एंड स्पेसिफिक इनपुट साइज, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो NP कंप्लीट प्रॉब्लम आर डिफाइंड एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन द NP। ये हार्ड प्रॉब्लम्स हैं। मोस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टर्न आउट टू बी आइदर P or NP कंप्लीट, हम इसको टर्न करते हैं। ठीक है, अब हमने इसको स्टडी कर सकते हैं फर्दर NP इसको। ठीक है, वो फिर आपका वो वर्क हो जाएगा, क्या कहते हैं, कोई आप ऐसा प्रॉब्लम लें, यानी कि हमने एग्जांपल तो काफी लिए हैं, जैसे आपके पास माइनस्वीपर है, माइनस्वीपर की एग्जांपल है। इसी तरह आप लोगों के पास हैमिल्टोनियन जो अभी हमने पढ़ा था, आप इनको भी लेके फर्दर डिफरेंट आप ग्राफ लेके चेक कर सकते हो कि इनका हैमिल्टोनियन पाथ बनता भी है नहीं या नहीं। जैसे मैंने स्टार्ट में
आप लोगों को ये बता दें ये हैमिल्टोनियन पाथ इससे बनता है या नहीं, फिर आप 4 नोड ले लें उसका बता दें, फिर आप एक और नोड ले लें उसका बता दें, तो आप लोग इसके साथ साथ इनकी सर्टिफिकेट भी लिखते जाओगे कि सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, वो आपका इनपुट, यानी कि वो आपका इनपुट जो उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, वो आपको सोल्यूशन की वेरिफिकेशन जो है वो प्रूव हो जाएगी कि आइदर योर सोल्यूशन जो आपने गेस स्टेज में दिया था, एक सोल्यूशन लेट किया था, क्या वो इस इंस्टेंस के लिए और इस टाइम के लिए सॉल्वेबल है या नहीं। ठीक है, ओके, दिस वाज द लास्ट स्लाइड एंड बिफोर एंडिंग आवर लास्ट लेक्चर मैं इसको समरी आपको देने वो करूंगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज डिस्कस की। हमारे पास 2 टाइप के मोस्टली प्रॉब्लम कंसीडर होते हैं, एक डिसीजन प्रॉब्लम, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक हो गया। डिसीजन प्रॉब्लम वो होते हैं कि अगर हम उसके सोल्यूशन पे कोई एक क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम के लिए कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन वो करें, फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ है, अब हम ये देखना चाहते हैं यू से वी तक कोई पाथ है या नहीं, आपका आंसर यस या नो में होगा कि हाँ इसका पाथ है या नहीं है। ये आपके पास डिसीजन प्रॉब्लम्स है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ये होते हैं कि आप लोग सोल्यूशन तो मैनी फाइंड कर लेते हो, जैसे हम ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते थे, डायनामिक अप्रोच को फॉलो करते हुए हम सोल्यूशन तो मैनी फाइंड कर लेते थे, लेकिन हम उनमें से कौन सा सोल्यूशन लेते थे जो बेस्ट वन होता था। ठीक है गया। अब इन्हीं प्रॉब्लम के साथ हमारे पास 2 टाइप की कम्प्लेक्सिटी, एक प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी होती है, प्रॉब्लम कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी, और दूसरी जो होती है वो एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी काउंट होती है। एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी तो ये है कि आपका एल्गोरिथम जो है वर्किंग में है या नहीं, किस लेवल पे वो वर्क करेगा, ठीक है, उसकी क्या कम्प्लेक्सिटी रन टाइम में रहेगी या उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो हम चीज डिस्कस करते हैं। कंप्यूटेशनल जो कम्प्लेक्सिटी होती है इसमें हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हम प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं उसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल होता है कि क्या ये सॉल्वेबल प्रैक्टिकली है भी सही या नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग n की पावर एक बहुत बड़ा नंबर ले लें तो नॉर्मल तो हम इसको कह सकते हैं कि सॉल्वेबल है, लेकिन जब हम उसको कंप्यूट करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जैसे मेमोरी है, वो आपको स्पेस है, वो आपको यूटिलाइज करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये इनमें जो है आपके पास क्या हो गया, डिफरेंस हो गया कम्प्लेक्सिटी का, एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी अब जो, और प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी। अब जो प्रॉब्लम कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी होती है, लाजमी बात है हमने एक सोल्यूशन तो फाइंड करना है कि ये सोल्यूशन है, इसके लिए एल्गोरिथम लिखते हैं, तो एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी भी उसके साथ काउंट में हो जाती है। अब प्रॉब्लम कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी जो है इसके बेस पे हम अपने प्रॉब्लम्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, 3 क्लासेस कम्प्लेक्सिटी के बना लेते हैं। पॉलिनोमियल कम्प्लेक्सिटी यानी क्लास कम्प्लेक्सिटी, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल कम्प्लेक्सिटी, और नॉन पॉलिनोमियल, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल कंप्लीट यानी कि एनपी कंप्लीट क्लास। ठीक हो गया। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, ये क्लास क्या होगी, इस क्लास में वो डिसीजन प्रॉब्लम इन्वॉल्व होंगे, वो यूज होंगे जिनकी आप लोग क्या कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो, उनको ट्रेस कर सकते हो। ठीक हो गया। अब सॉल्व उसको किस इसमें करोगे, एक स्पेसिफिक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर आप लोगों ने उसको सॉल्व करना होगा, यानी कि वो टाइम आपका पॉलिनोमियल टाइम काउंट होगा। जैसे सॉर्टिंग सॉर्ट है, सॉर्टिंग सॉर्ट के लिए आप लोग जैसे बबल सिलेक्शन और इंसर्शन, इसको आप n² में सॉल्व कर लेते हो, फाइन। इसी तरह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो 2 को तो आप n³ में सॉल्व, ये पॉलिनोमियल टाइम है। ठीक हो गया। अब इसके बाद था कि बाज पॉलिनोमियल जो है वो आपके पास ट्रेसेबल तो होते हैं अमूमन, लेकिन बाज ऐसे होंगे जो आप लोग ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे आप लोग समझ लें कि n की पावर जो मैंने आपको एक नंबर बताया था, अब इसकी ट्रेसिंग का प्रॉब्लम, तो आपके पास ये इनट्रेसेबल प्रॉब्लम जो है वो काउंट हो जाते हैं। फिर हमने सेकंड क्लास देखी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइम क्लास। इसमें क्या है, इसको हम एनपी क्लास कहते हैं। एनपी को याद रखना है कि आप लोगों ने नॉन पॉलिनोमियल नहीं कहना, इसको कहना है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। ठीक हो गया क्लास। अब जो आपके पास
पॉलिनोमियल है ये डिटर्मिनिस्टिक मशीन पे यानी कि डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के ऊपर रन किया जाता है, इसकी कम्प्लेक्सिटी फाइंड की जाती है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होती है, जिसमें आपके पास इनपुट साइज और आपके पास जो उसका वो है सोल्यूशन वो उसी पे मिल सकता है, उसी टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर आपको मिल सकता है। एनपी प्रॉब्लम में क्या होगा, ये भी आपके पास डिसीजन प्रॉब्लम नहीं होंगे और आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हो विद इन पॉलिनोमियल टाइम, लेकिन इनको सॉल्व करोगे किसके ऊपर, एनटीएम पे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन पे। इनको डीटीएम पे चेक नहीं करना। अगर इसका सोल्यूशन आपको एनटीएम पे मिल जाता है फिर आप लोग इसके लिए आप डीटीएम यूज करोगे, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के ऊपर आप इसको क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। तो आपके एनपी प्रॉब्लम 2 स्टेजेस में सॉल्व हो जाते हैं। पहला स्टेज गेस स्टेज होता है कि आप उसका ये देखना चाहते हो कि सॉल्वेबल है या नहीं ओवर एनटीएम, ठीक है। सेकंड में हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन किस पे करते हैं, डीटीएम पे। और डीटीएम के आने का मतलब ये है कि आपके पास एक इनपुट स्पेसिफाई हो जाए और आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो भी असाइन हो जाए, देन यू कैन इजीली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सम प्रॉब्लम जो है एनपी के वो ऐसे हैं जिनको हम पॉलिनोमियल टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें नॉन पॉलिनोमियल टाइम जो आपके पास 2n, ठीक है, n की पावर n या n फैक्टोरियल, ये आपके नॉन पॉलिनोमियल टाइम है। इन टाइम में जाके हम उनको क्या कहते होते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये नॉन पॉलिनोमियल टाइम है। आपके पास NP कंप्लीट जो है ये सॉल्व नहीं होते, इनके सोल्यूशन सॉल्व आपको पॉलिनोमियल टाइम में तो मिल नहीं सकता। फिर हम क्या करते हैं, इनके लिए कुछ इंस्टेंस डिफाइन कर लेते हैं और कुछ इनपुट साइज और प्लस इसकी टाइम, उसके अंदर ये सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन फर्दर हम इनको जो है यानी इसकी वेरिफिकेशन उस तरह जैसे हम NP सिंपल जो हमने पढ़ा था अभी उनको करते हैं वो हम नहीं कर सकते। जैसे हैमिल्टोनियन पाथ है जो ग्राफ के ऊपर हमने अप्लाई किया। अगर आपका ग्राफ इस मेथड से है कि आप उसके सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड पे जाएं और तमाम नोड का विजिट भी हो जाए, वापस अपने डेस्टिनेशन पे भी आ जाएं जहाँ जो आपका सोर्स था, और कोई भी आपके पास वर्टेक्स या नोड जो है एक से ज्यादा टाइम विजिट नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये सारे आपके एनपी कैटेगरी के यानी कि क्लास में इंक्लूड हो जाते हैं। फिर हमने एक इक्वेशन पढ़ी कि पॉलिनोमियल प्रॉब्लम जो होते हैं वो सेट होते हैं आपके पास किसके, एनपी के। वो हमने एक ग्राफ भी प्रेजेंट किया था। सारे प्रॉब्लम एनपी हैं, उनमें से कुछ पॉलिनोमियल है, कुछ आपके पास एनपी कंप्लीट है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिनेरियो था। हमारे पास कम्प्लेक्सिटी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी की क्लासेस जो आज हमने डिस्कस की हैं वो हमारे पास 3 है। पी पॉलिनोमियल, ठीक है, एनपी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल एंड एनपी कंप्लीट। जो 3 क्लासेस हमने डिस्कस की कम्प्लेक्सिटी की और इसके साथ रेलेवेंट जितने प्रॉब्लम थे वो भी हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. This is not only the end of our today lecture, actually it is the end of our course. Fine. And inshallah next 2 lecture जो होंगे वो हमारे पास revision पे होंगे, यानी कि हमने रिवाइज करना है। जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 31 होगा उसमें हम लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15 की मैं आपको एक समरी प्रेजेंट करूंगा कि कौन कौन से हमने टॉपिक पढ़े थे और उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट या दोस पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर नंबर 32 होगा उसमें फिर हम लेक्चर नंबर 16 से लेकर लेक्चर नंबर 30 तक जो आज हमारा एंड हुआ है इनको हम डिस्कस करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। फाइन, एंड इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर डियर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।